वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो मगरबी ताकतों के बहुत करीब है, लेकिन उनका एक लीडर मगरबी ताकतों को एक आंख नहीं भाता। हम बात कर रहे हैं तुर्की की और उसके लीडर तैयब उर्दगान की, जो अभी रिसेंटली एक बार फिर सदारती इलेक्शंस जीत गए हैं। हम देखेंगे इस इलेक्शन की डायनामिक्स, थोड़ी सी इनकी फॉरेन पॉलिसी, क्या इख्तलाफात हैं, इनके कौन से मुखालिफ थे जो इनके खिलाफ खड़े हुए थे, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। एंड पर जो हमारा फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट होगा वो आपने लाजमी देखना है। तो इस वीडियो में हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि रीजन में उर्दगान की एक और जीत के बाद डायनामिक्स कैसे बदलेंगे और क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी, वेस्ट की तरफ से क्या थिंकिंग आ रही है और उर्दगान अब क्या सोच रहे हैं। बेसिकली इख्तलाफात हैं क्या उनके अमेरिका बहादुर से। तो मेन मुकाबला उर्दगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी का था रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के साथ, जिनके कैंडिडेट थे केमाल किलिदारोग्लू। कमाल का ताल्लुक टर्की की जो सेकुलर पार्टी है उससे है। ये टर्की की फाउंडिंग पार्टी थी, सेकुलर पार्टी, जिसकी बुनियाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने रखी थी, जिनको मॉडर्न टर्की का बानी भी कहा जाता है, जिन्होंने टर्की में सेकुलर वैल्यूज़ को परवान चढ़ाया था। इससे पहले तो खिलाफत थी और उसके बाद हमने देखा था जंग अज़ीम के बाद एक नया तुर्की वजूद में आया था जिसमें मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उसके मतलब मॉडर्न टर्की के फाउंडर थे। और फिर हम सब ने देखा कि किस तरह वहाँ पर सेकुलरिज्म परवान चढ़ा। तो ये जो कैंडिडेट हैं उनका ताल्लुक इस सेकुलर पार्टी से है जिसका नाम है रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी। तो उर्दगान दूसरे राउंड में इनसे जीते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। इसमें 52% वोट्स उर्दगान को पड़े हैं और 48% इनको केमाल को पड़े हैं। और ये बड़ा सख्त मुकाबला था, बहुत अरसे बाद उर्दगान को इतने सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा है। इसकी बहुत सी रीजंस थी, इकोनॉमिक हालात थे और उर्दगान की कुछ राइट विंग पॉलिसीज़ जिसकी वजह से उनको पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियन कहा जाता है जो उनके मुखालफीन हैं। और इसके अलावा भी रिसेंटली एक ज़लज़ला भी आया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनके हालात ख़राब हो गए थे। तो फिर भी उर्दगान ने ये इलेक्शन जीत लिया। अब आप इसके ना वोटर टर्नआउट को ज़रा देखें। पाकिस्तान में टर्नआउट जब 50% से ज़्यादा हो जाए ना, हम लोग बड़ा खुश होते हैं कि 50% लोग वोट देने के लिए निकल पड़े हैं। और यहाँ पर इस बार 89% लोगों ने अपने इस हक का इस्तेमाल किया। 89% पता लगता है ना कि उन्होंने अपने फेवरेट लीडर को जितवाया है। अगर वो मतलब घर बैठे सिर्फ बातें नहीं करते, वो निकलते हैं और फिर जितवाते भी हैं अपने लीडर को। तो तकरीबन शायद 8 करोड़ से कुछ ज़ायद इनकी पॉपुलेशन है और 6.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। इतनी बड़ी तादाद में, मतलब 90% आबादी ने वोट डाला है। इस जीत के बाद उर्दगान को पावर में 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो जाएगा, मतलब 20 साल से ये पावर में है। 9 साल एज अ प्रेसिडेंट और 11 साल एज अ प्राइम मिनिस्टर, जिसमें 2003 से लेकर 14 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे और 2014 से अब तक और ये 2028 तक जाएगा, ये प्रेसिडेंट होंगे। एक बहुत बड़ी कामयाबी है इनके लिए कि कंसेक्टिव जीतते हुए आ रहे हैं, मतलब 11 इलेक्शंस इन अ रो ये जीतते हुए आ रहे हैं उर्दगान। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इनके लिए। मतलब इतने टर्मोइल के बाद, इतनी इकॉनमी की गिरावट के बावजूद लोग इन्हें जितवा रहे हैं। तीसरी कंसेक्टिव प्रेसिडेंशियल टर्म होगी अब इनकी। इस जीत के बाद उर्दगान ने अपने पैलेस में खड़े होकर अपनी अहलिया के साथ एक बहुत बड़े मजमे से खिताब किया। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, उन्होंने सेलिब्रेशन का इजहार किया और उनके पैलेस के बाहर बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए। तकरीबन 5 लाख के करीब लोग सिर्फ उनके घर के बाहर थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें उर्दगान की पॉपुलैरिटी का। इतने शदीद डिफ़िकल्ट टाइम्स के बावजूद वो अभी भी पॉपुलर हैं और इसीलिए इनके मुखालफिन इनको एक पॉपुलिस्ट लीडर कहते हैं, जो लोगों के सेंटिमेंट्स को यूज़ करके जो पॉपुलिस्ट लीडर्स पर इल्ज़ाम लगता है, इमरान खान पर भी लगता है, ट्रंप पर लगता है, उर्दगान पर लगता है, मोदी पर लगता है इल्ज़ाम कि ये पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं। वहाँ पर खड़े होकर इन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा बाय बाय केमाल, और उन्होंने कई इल्ज़ामात ऑब्वियसली उन पर लगाए हुए हैं कि ये दहशतगर्दों के भी सिंपथाइज़र हैं। अब ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कुर्दिश जो लोग हैं उनका क्या इख्तलाफ है इस वक्त की तुर्की की हुकूमत के साथ। तो अभी जो प्रेसिडेंट इनके मुकाबले में हारे हैं केमाल, उन्होंने ये कहा था कि एक बहुत बड़ी एक प्रो कुर्दिश लीडर हैं, हम उनको भी जेल से रिहा करवा देंगे जो 2016 से जेल के अंदर हैं। तो उर्दगान ने कहा कि ये सारे दहशतगर्दों के हामी हैं, हमने इनको हराया है। और साथ ही उन्होंने
ओपनली कहा कि ओपनली अपने स्टांस का इजहार किया LGBT पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा हमारा फैमिली सिस्टम, हम उसकी वैल्यू करते हैं और ये जो सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं LGBT वगैरह, ये हमारी फैमिली सिस्टम को तबाह करने के लिए हैं और हमारे माशरे में इसकी कोई जगह नहीं है। तो अपनी विक्ट्री स्पीच में ही उन्होंने वेस्ट को एक क्लियर पैगाम दे दिया है कि आपका जो एजेंडा है वो हमारे मुल्क में नहीं चलेगा। अब इकॉनमी की जैसे हमने बात की, इस वक्त तुर्की में भी बहुत सख्त इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। 44% से ज़ायद इस वक्त इन्फ्लेशन है वहाँ पर, और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं 2018 से कि उनकी इकॉनमी, जो उनकी करेंसी है, वो डॉलर के मुकाबले में बहुत तेज़ी से डीवैल्यू हो रही है। तो उसके लिए भी उस मैदान में भी उर्दगान को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। कोविड के बाद इनके इकनॉमिक रिसेशन में मज़ीद इजाफा हुआ है और इसकी वजह से हर शख्स मुतासर हुआ है। इसमें कॉस्ट ऑफ फूड है, रेंट में इजाफा हो गया है, जो रोज़मर्रा की अशिया होती हैं उनकी प्राइसेस में इजाफा हो गया है। अब ये जो टर्की का इकनॉमिक क्राइसिस है ना, इसको हमने 2018 या 19 में एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने जिक्र किया था कि ये उर्दगान साहब ने ओपनली लताड़ा था अमेरिका बादर को कि ये हमारी स्टॉक मार्केट पर अटैक कर रहे हैं और ये हमारी करेंसी की वैल्यू को गिरा रहे हैं। मतलब इकनॉमिक एस्पिनाज का उन्होंने जिक्र किया था। ये एक मशहूर टर्म है, यानी कि जो ताकतवर ममालिक हैं वो अपने से छोटे ममालिक पर ये टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डॉलर बेस्ड आपकी सारी इकॉनमी है, तो उस चीज़ को फिर डॉलर को एज अ वेपन यूज़ किया जाता है, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि डॉलर की वेपनाइजेशन कितनी ख़तरनाक है। अगर आप किसी पर सैंक्शंस लगा दो या किसी मार्केट से डॉलर उठा लो तो उस मार्केट पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो उसका उर्दगान ने बरमला इजहार किया था कि ये हमारे साथ पॉलिसीज़ खेली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम इनकी सारी बातें नहीं मान रहे, हम इनकी लाइन फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ अब हम जिक्र करेंगे फॉरेन पॉलिसी का कि वेस्ट के साथ इनके इख्तलाफात हैं क्या। इसमें दो ही मेजर इख्तलाफात हैं, एक तो जिसमें आपकी जो सोशल इख्तलाफात हैं और दूसरे फॉरेन पॉलिसी के इख्तलाफात। यानी कि सोशल इख्तलाफात तो यही हैं कि ऑब्वियसली वो अपना एक सिस्टम थोपना चाहते हैं। ये मगरबी ताकतें हैं, ये G7 और अमेरिका बादर वगैरह, ये ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि इनका जो वर्जन है डेमोक्रेसी का वो फॉलो किया जाए, और स्पेशली तुर्की जैसे मुल्क में जो कि बड़ा यूरोप के करीब है, नेटो का मेंबर है और यूरोपीय यूनियन में शामिल भी होना चाहता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप इतना हमारे साथ हो तो फिर हमारी लाइन को फॉलो करो। उर्दगान साहब ये नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि अभी हमने इसमें जिक्र किया था इस वीडियो में कि शी जिनपिंग जो चाइना के सदर हैं, उन्होंने क्लियर पैगाम दिया था अमेरिका बादर को कि आपकी जो डेमोक्रेसी है वो आपकी है, हमारे यहाँ वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, हमारी अपनी जमहूरियत है। तकरीबन यही बात उर्दगान भी करते हैं कि हम अपनी वैल्यूज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये मगरबी ताकतें तुर्की में अपना बंदा क्यों देखना चाहती हैं? मतलब हमेशा से इनकी ये कोशिश रही है कि एक सेकुलर बंदा है, एक प्रो वेस्ट बंदा है बहुत ज़्यादा, जो कि हमारी लाइन को फॉलो करे। हम डिस्कस करेंगे कि ये वो क्यों चाहते हैं। इससे पहले आप ज़रा ये बाइडन का क्लिप देख लें, जिसपे बाइडन ने उर्दगान के ख़िलाफ़ क्या स्ट्रेटजी बता रहे थे रिसर्चर्स को और थिंकर्स को कि हम किस तरह उनकी अपोजिशन पार्टीज़ को सपोर्ट करेंगे। एक सॉफ्ट कू हम लॉन्च करेंगे उर्दगान के ख़िलाफ़। And so what I think we should be doing is taking a very different approach to him now, making it clear that we support opposition leadership, making it clear that we are in a position where we have a way in which was working for a while to integrate the Kurdish population who wanted to participate in the process in their parliament, etc. Because we have to speak out about what we in fact think are wrong. He has to pay a price. He has to pay a price for whether or not we're going to continue to sell certain weapons to him. In fact, if he has the air defense system that they're flying F-15 through to see how they can try to figure out how to do it. So I'm very concerned about it. I'm very concerned about it. But I'm still of the view that if we were to engage more directly like I was doing with them, that we can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup, but by the electoral process. He got blown out. He got blown out in Istanbul. He got blown out his party. And so what did we do now? We just sit there and you yielded. The last thing I would have done is yielded to him with regard to the Kurds. The absolute last thing. And I had a couple of those meetings with them about the Kurds, and they did not
clampdown at the time. And anyway, so we have to make it clear that if they're looking to, because at the end of the day, Turkey doesn't want to have to rely on Russia. They've had a bite out of that apple a long time ago. But they got to understand that we're not going to continue to play with them the way we have. So I am very concerned. I am very concerned. I'm very concerned about our airfields and access to them as well. And I think it takes an awful lot of work for us to be able to get together with our allies in the region and deal with how we isolate his actions in the region, particularly in the Eastern Mediterranean relating to oil and a whole range of other things which take too long to go into. But the answer is, yes, I'm worried. तो ये बाइडेन साहब की थिंकिंग है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये चाहते हैं कि तुर्की में इनका अपना बंदा हो। जैसे मैंने पहले बात की कि तुर्की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इसकी लोकेशन है। ये तुर्की एशिया को यूरोप से मिलाता है, मुस्लिम दुनिया को मगरिब से मिलाता है। इसको कहा जाता है एक ब्रिज है मिडल ईस्ट और यूरोप के दरमियान। और लिटरली इस्तांबुल शहर में एक ब्रिज है जो कि आधा एशिया में है और आधा यूरोप में। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है इस सिटी की और इस पूरे मुल्क की, इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। यहाँ पर दोनों साइड्स के फ्लेवर्स आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको मगरिब का भी आपको फ्लेवर नज़र आता है और आपको मुस्लिम कल्चर भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि इनहेरेंटली तो ये एक मुस्लिम कंट्री है। और दूसरा फिर तुर्की बड़े अरसे से चाहता भी है कि यूरोपीय यूनियन में इनकी शमूलियत हो। नेटो का ये ऑलरेडी मेंबर है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका बहादुर के लिए यहाँ पर उनका अपना बंदा हो, ताकि वो इजीली अपनी चीज़ें करवा सकें। और वो उनकी ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हो रही, क्योंकि उर्दगान साहब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के साथ चलते हैं। वो उनकी अपनी एक अप्रोच है। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें भी वो पूरी तरह अमेरिकी लाइन को फॉलो नहीं करते, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, लेकिन बैलेंसिंग फैक्टर का किरदार अदा करने की भी कोशिश करते हैं। यूक्रेन से भी बना के रखते हैं, रूस से भी। फॉर एग्जांपल इन्होंने थोड़े अर्सा पहले रूस का एयर डिफेंस सिस्टम लिया था, आई थिंक S-400, तो वो भी अमेरिका को बहुत नागवार गुजरी थी। इसके अलावा जो इनके फाइटर जेट्स हैं वो अमेरिका बहादुर से आते हैं। तो ये हर तरफ से एक बैलेंसिंग एक्ट भी उसका भी इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन को भी असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट दे रहे हैं और साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को मतलब कूल डाउन करने की भी कोशिश करते हैं। और भी इनके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं वेस्ट के साथ, स्पेशली यूरोप के साथ। बहुत सी चीज़ों पर इनको मिलकर बैठना पड़ता है उन मसाइल का हल निकालने के लिए, जैसे कि माइग्रेंट इशू। आपके सीरिया में सारा कॉन्फ्लिक्ट ये मगरबी ताकतों की वजह से शुरू हुआ और उसमें जो फिर माइग्रेंट क्राइसिस, बहुत से जो मुहाजिरीन हैं उन्हें यूरोप जाना पड़ता है और वो गुज़रगा वो तुर्की के समंदरों को और तुर्की का रास्ता वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए तुर्की को इनसे निगोसिएशंस करनी पड़ती हैं यूरोपीय यूनियन से कि कितने लोग हम रोकर रखेंगे और कितनों को इजाज़त देंगे, फिर वो भी सेटलमेंट होती है। फिर वेस्ट ये चाहता है कि तुर्की में ज़्यादा लिबरल सेकुलर वैल्यूज़ हों, और ये बात काबिल गौर है कि सेकुलर वैल्यूज़ के जो सपोर्टर्स हैं तुर्की में वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसी वजह से इस दफ़ा बड़ा टाइट मुकाबला हुआ है। 48% वोट इनके मुखालिफ को भी पड़ा है, जो कि एक सेकुलर कैंडिडेट थे। तो इसलिए यहाँ पर उर्दगान को वेस्ट को भी थोड़ा सा अकोमोडेट करना पड़ता है कई इश्यूज़ पर। माइग्रेंट का एक इश्यूज़ है, रशिया यूक्रेन वॉर है, सीरिया का क्राइसिस है, कुर्दिश लोगों का मसला है। ये सारे मसले अब ऑब्वियसली अमेरिका तो यही चाहेगा कि इनका बंदा हल करे। तुर्की में बहुत ज़रूरी है इनके लिए कि इनका अपना बंदा हो, लेकिन उर्दगान अपनी मर्ज़ी से पॉलिसीज़ बनाते हैं इन सारे बड़े बड़े इश्यूज़ पर। तो ये चीज़ नागवार गुजरती है, इसलिए फिर रजीम चेंज की बातें भी होती हैं और तंग भी किया जाता है तुर्की को काफ़ी, हालांकि ये नेटो का मेंबर है। तो जहां उर्दगान को घर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, वहीं इंटरनेशनली मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी उर्दगान का एक बहुत बड़ा किरदार बनता है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आता है कि कितना इम्पॉर्टेंट प्लेयर है टर्की, और टर्की का इस वक्त जो लीडर है वो है उर्दगान, तो लिहाजा उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। फिर हमने ये देखा है क्लियरली अब कुर्दिश लोगों को सपोर्ट करता है अमेरिका बहादुर, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, जबकि तुर्की इनके सख्त खिलाफ है। और ये मामला इतना सिंपल नहीं है, ये इस वीडियो में आप ज़रा देख सकते हैं। और फिर इसराइल फ़लस्तीन के मामले भी इसराइल को बहुत ज़्यादा लताड़ता है ये तुर्की। और फिर मिडल ईस्ट के हवाले से भी बहुत से इश्यूज़ पर वेस्टर्न पावर्स को बैठना पड़ता है तुर्की के साथ। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़रूरी है। टर्की एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है पूरे रीजन में,
और उर्दगान का एक बार फिर जीत हासिल करना, ये डेफिनेटली जो अमेरिका बादर के लिए एक और सेटबैक हम कह सकते हैं कि जहाँ पर रशिया यूक्रेन जंग लगी हुई है, उधर से वो ब्रिक्स की बातें कर रहे हैं, चाइना का राइज़ हो रहा है, रशिया ने नए इलाके फ़तह किए हैं यूक्रेन के, और अब उर्दगान की जीत, फिर सऊदी अरेबिया का बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाना चाइना की तरफ। तो ये सेटबैक्स हम देख रहे हैं कि मगरबी ताकतों को मिलते जा रहे हैं, और इसी वजह से फिर हम देखते हैं कि मगरबी मीडिया पर बहुत तनकीद भी होती है। उर्दगान को कभी डिक्टेटर कहा जाता है, कभी अथॉरिटेरियन लीडर कहा जाता है, कभी पॉपुलिस्ट कहा जाता है। जैसे हमने पहले कहा ना कि उर्दगान बहुत सी चीज़ों को मतलब उसमें बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं, इसलिए सारी दुनिया से मुबारकबाद का सिलसिला आ रहा है। यूक्रेन की तरफ से भी आया है और रूस की तरफ से भी आया है। रूस के ये बात काबिल गौर है कि रूस के साथ, स्पेशली पुतिन के साथ, इनकी दोस्ती बढ़ती जा रही है उर्दगान की, जो कि अगेन एक डिस्टर्बिंग चीज़ है अमेरिका के लिए कि नाटो का मेंबर किसके करीब है, पुतिन के। और इस जंग में भी अमेरिका चाहता है कि अपना एक अहम किरदार अदा करे तुर्की, एक मीडिएटर का किरदार अदा करे, और जिसमें जो कई जगहों पर तुर्की ने करने की कोशिश भी की है। आजकल स्वीडन का मसला बड़ा चल रहा है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे किसी दिन कि ये क्या मसला है कि नाटो में शमूलियत चाहते हैं बहुत सी मगरबी ताकतें, लेकिन अभी इसको उर्दगान अपोज कर रहे हैं। तो ये भी अभी देखना कि ये मामला किस तरफ जाता है, और स्वीडन की तरफ से भी मुबारकबाद आई है उर्दगान को। इसके अलावा बाइडन ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, यूके, फ्रांस, EU, यूरोपीय यूनियन, यानी हर तरह मतलब जो हैवी वेट्स हैं मगरबी ताकतों के, उन्होंने भी इनको मुबारकबाद के मैसेजेस भिजवाए हैं, क्योंकि जो भी करें अब ये कड़वी गोली तो इनको निगलनी पड़ेगी उर्दगान की शक्ल में। बेशक इनको ना पसंद हो, लेकिन चलना तो अब इसके साथ ही है। तो ये हमने कुछ बताया इनके किस तरह इन्होंने इलेक्शन की विक्ट्री हासिल की, और ये इनकी फॉरेन पॉलिसी और जो इनके इख्तलाफात हैं। इंशाल्लाह इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने का इरादा रखता हूँ। डिटेल में हम ज़रा देखेंगे कि टर्की की क्या इंपॉर्टेंस है इस सारे मतलब यूरोपियन हेमिस्फेयर में। अब उर्दगान को दो बड़े चैलेंजेस होंगे, बल्कि मेरे हिसाब से तीन बड़े। एक फॉरेन पॉलिसी के महाज पर, जहाँ पर इन्होंने बहुत एहतियात के साथ बैलेंस करना है रूस और मगरबी ताकतों के दरमियान, और अपनी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है किस हद तक ये इसको लेकर चलते हैं। दूसरा, इकॉनमी के मैदान में बहुत ज़्यादा इनको चैलेंजेस हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, करेंसी डीवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, उसको इन्होंने टैकल करना है। और दूसरा, इनकी सोसाइटी में जो इस वक्त एक पोलराइजेशन नज़र आ रही है, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, जो अपनी रवायात को लेकर चलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो सेकुलर लोग हैं, जो तुर्की को बहुत ज़्यादा मॉडर्न देखना चाहते हैं। तो ये तीन महाज़ों पर उर्दगान को अब मज़ीद काम करना पड़ेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में उर्दगान के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज कौन सा होगा, फॉरेन पॉलिसी के महाज पर या इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल करना। आप क्या समझते हैं? इस हवाले से आप भी ज़रा कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।